जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त तेलुगु हॉरर मूवी के बारे में जिसकी कहानी बहुत अच्छी है और ये आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें पुराने जमाने का समय दिखाया जाता है जहाँ एक गांव में एक बहुत ही बड़ा टोम्ब था और उस टोम्ब के अंदर एक राक्षस रहा करता था। वो राक्षस गाँव वालों को 3 साइंस देता था। पहला, अगर गाँव में आग के गोले गिरे। दूसरा, जब सारे जानवर मर जाएं। और तीसरा, जमीन से एक पत्थर निकले। इन 3 साइंस को देखने के बाद उसे एक बलि चाहिए होती थी। इसीलिए गांव वालों को किसी एक इंसान को अंदर भेजना होता था ताकि राक्षस उसकी बलि चढ़ा सके। सदियों से गांव वाले ऐसे ही बलि देने की प्रथा चलाते आ रहे थे और वो राक्षस ये 3 साइंस देकर ही बलि मांगता था। अब कुछ लोग इस चीज के बहुत ज्यादा अगेंस्ट होते हैं, लेकिन ज्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं और वो बलि देते रहते हैं। इस समय राजा का रूल चल रहा होता है, लेकिन राजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि उसके प्रजा से कोई भी उस टोम के अंदर जाए, क्योंकि उसके प्रजा से इस बार एक छोटे बच्चे का नाम आया होता है और उस बच्चे को अंदर भेजना राजा को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता। अब राजा सोचता है कि अगर अंदर राक्षस है तो क्यों ना उस राक्षस को खत्म करने की कोशिश करी जाए। वो अपने लोगों को बोलता है कि इसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और वो लोग पता लगाते हैं कि फोर्ट के अंदर एक सीक्रेट एंट्रेंस है, इसीलिए उन्हें उस रास्ते से अंदर घुसना है और राक्षस को खत्म करना है। अब राजा और उसके लोग अंदर जाते हैं और अंदर वो किसी के साथ फाइट करते हैं, लेकिन ये क्लियरली नहीं दिखाया जाता कि वो कौन है जो कि लड़ रहा है। उस फाइट के बाद सभी लोग मारे जाते हैं और राजा भी बहुत ही खतरनाक तरीके से मर जाता है। इससे गांव के लोग क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिर उस टोम के अंदर क्या है। अब राजा का एक बेटा होता है और लोग उसे बोलते हैं कि तुम अपने बाप जैसी गलती मत करना, इसीलिए अब तुम लोगों की बलि देना ही कंटिन्यू करना। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी ये सारी कहानी लोगों को बता रहा होता है और नए लोग जो गांव में जा रहे होते हैं वो उनसे कहता है कि आप लोग फोर्ट के पास भूल कर भी मत जाना। अगर गलती से वहां पे चली भी गए तो प्रॉब्लम से बचने के लिए ये ताबीज ले लो। ऐसे बोलकर वो अपने हाथ में मौजूद ताबीज सबको बेच देता है। इससे हम जान पाते हैं कि वो बस लोगों को डरा के ताबीज बेच रहा है। उसके साथ उसका बेटा भी होता है जो कि काफी लोगों को ताबीज बेचता है। और तभी बस के आगे वीरू नाम का एक जवान लड़का आ जाता है और उसके गांव में सिर्फ उसकी दादी ही रहती है। लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम दादी से मिलने आए हो, तो वो बोलता है कि नहीं, मैं सुकन्या से मिलने के लिए आया हूँ। अब गांव में उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम बालू होता है और वीरू अपने दोस्त और ताबीज बेचने वाले उस बूढ़े के सामने बोलता है कि सुकन्या और मैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हम हमेशा ऑनलाइन चैट करते रहते हैं। मैं गाँव में इसीलिए जा रहा हूँ ताकि मैं उससे शादी कर सकूं। ये सुन के बालू बोलने लगता है कि सुकन्या वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, लेकिन इससे वीरू गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में तूने अगर बोला तो मैं दोस्ती खत्म कर दूंगा। उसके बाद वीरू गांव पहुंचता है और वहां वो सुकन्या से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। तभी उसे पता चलता है कि सुकन्या की शादी किसी और से होने वाली है और ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सुकन्या को साइड में ले जाके पूछता है कि तुम तो मुझसे प्यार करती थी, तो आखिर तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो। ये सुनकर सुकन्या बोलती है कि मुझे तुम ही पसंद हो, लेकिन मेरी दादी ने मरने से पहले मुझसे कसम ली थी कि मैं उस लड़के से शादी करूं, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। अब वीरू को लगता है कि शायद वो सच बोल रही है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी दादी गाना गा के डांस करने लगती है और ये देखकर वीरू हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि उसकी दादी बिल्कुल ठीक है और वो लड़की उसे बेवकूफ बना रही है। और यहाँ तक कि सिर्फ उसे ही नहीं, सुकन्या ने कई सारे लड़कों के साथ चक्कर चलाए थे और उस गाँव में वो काफी ज्यादा फेमस थी और वो लोगों से झूठा प्यार करके उनसे पैसे लिया करती थी। ये सब जानकर वीरू गुस्सा हो जाता है और सबसे कहता है कि तुम सबको बेवकूफ बनाया गया है। उसके बाद सुकन्या के लोग बोलते हैं कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए और वीरू का दोस्त बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था कि सुकन्या ऐसी है, लेकिन वीरू का अब भी मानना था कि सुकन्या सिर्फ उससे ही प्यार करती है। वो कहता है कि मैं किसी तरह शादी रोकूंगा और उसे अपना लूंगा और वो पूछता है कि कोई आइडिया है क्या जिससे वो खुद मेरे पास आ सके। ये सुन के बालू बोलता है कि बस में जो बूढ़ा आदमी मिला था उसकी बेटी शुभू हमारे साथ पढ़ती थी और उससे मिलते हैं, शायद वो कोई आइडिया दे सके। सुन के वीरू भी मान जाता है। जब वो लोग उस बूढ़े आदमी के घर जाते हैं तब बूढ़ा गांव के लीडर से बात कर रहा होता है कि लास्ट 50 सालों से उनके गांव में कोई भी साइंस नहीं आए हैं, लेकिन इस वक्त कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए बलि देने के लिए। उसके बाद सुब्बू लक्ष्मी वीरू को देखती है तो उससे बात करने के लिए आती है और उसको वीरू में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि काफी सालों बाद मिलने से वो उससे काफी ज्यादा खुश होती है। जैसे ही वीरू उसे अपना रीजन बताता है उसका फेस एकदम से चेंज हो जाता है। तो सुब्बू लक्ष्मी उससे कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो उसे एक मैजिक पेस्ट देती है और कहती है कि उसे उसकी कमर पे लगा देना, जिससे कि वो उसके पीछे पीछे ही घूमती रहेगी। अब वीरू सुन के खुश हो जाता है और वो फंक्शन में काम करने का बहाना बनाता है और सोचता है किसी तरह चांस मिले तो उसकी कमर पे वो पेस्ट लगा दे। अब शादी के लिए साड़ी पहनने के लिए लोग रूम के अंदर आ जाते हैं
और वो अपने फ्रेंड से कहता है कि यही एक चांस है कि अंदर जाके वो पेस्ट वो लगा दे। उसके बाद वीरू अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद खुश होकर बाहर आता है और उसका दोस्त उससे पूछता है कि तूने वो लगाया या नहीं। तो वो बोलता है कि मैंने एकदम परफेक्ट जगह पे लगा दिया है। अब जब वो ये बात कर रहा होता है तो सभी लोग साड़ी पहन के बाहर आ जाते हैं, लेकिन सुकन्या जो होती है वो रेड साड़ी में नहीं बल्कि किसी और साड़ी में आती है। तो दरअसल उसने किसी और को वो लगा दिया था। तो दरअसल उसने लड़की की माँ की कमर पे वो लगा दिया था। अब ये गलती करने के बाद वीरू बहुत ज्यादा पछताता है और उसकी आंखों के सामने ही सुकन्या की शादी हो जाती है। तभी सुब्बुलक्ष्मी वहां पर आती है और वो उसे कंसोल करने की कोशिश करती है और वो कहती है कि अगर वो चली गई तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए रेडी हूँ। तभी उसका पिता वहां पर आता है और कहता है कि तुम इस फालतू लड़के से बात मत करो, और वो अपनी बेटी को वहां से ले जाता है। अब वीरू नशे में होता है और वो गलत रास्ते पे जाने लगता है और उसे लगता है कि शायद सुब्बू ने उसे लेफ्ट साइड जाने के लिए बोला था, इसीलिए वो गलती से लेफ्ट साइड जाने लगता है। अब इसी कंफ्यूजन में वो फोर्ट के पास पहुंच जाता है और तब गांव का जो लीडर होता है उसे पहला साइन मिलता है। वो देखता है कि आसमान से एक मिटियोर गिर रहा है और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये उस राक्षस का पहला साइन था। वो सोचता है कि अब बाकी के 2 साइन आते ही हमें किसी न किसी की बलि देनी होगी। इधर वीरू फोर्ट के पास पहुंचता है और फुल नशे में वहीं पर सो जाता है। और सुबह जब पुलिस वहां पर आती है तो वहां कांटे वाले झाड़ में किसी के कपड़े अटके होते हैं और वही कपड़ा वीरू के पास भी होता है। पुलिस उससे पूछती है कि तूने शुबाना के साथ क्या किया है, तो वो कहता है कि मैं किसी शुबाना को जानता ही नहीं हूँ। वो कहता है कि कल रात से शोभना गायब है और उसकी वाइफ ने उन्हें कंप्लेन दी है। वीरू कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब इसके बाद वहां पर पंचायत बुलाई जाती है, जहाँ गांव का लीडर का बेटा कहता है कि वीरू उनके गांव का नहीं है, वो बाहर से आया है और उसने ही यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करी होगी क्योंकि दरअसल वो फोर्ट के पास पाया गया था। तभी शोभना की वाइफ शांति वहां पर आती है और रोती हुई कहती है कि न जाने मेरा हस्बैंड कहाँ पर चला गया। अब पंचायत डिसाइड करती है कि वीरू को पनिशमेंट मिलेगी और गांव का कोई भी आदमी इससे बात नहीं करेगा और इसकी कोई भी मदद नहीं करेगा और इसे रोज शांति को 250 रुपए देने होंगे। ये सुन के वीरू उन्हें मना करता है और कहता है कि मेरी कोई गलती है ही नहीं तो मैं रूल्स क्यों मानूंगा। लेकिन गांव वाले उससे कहते हैं कि उसे किसी भी हालत में रूल्स मानने ही पड़ेंगे। उसके बाद वीरू जब गांव में होता है तो उससे कोई बात ही नहीं करता, सब उससे बात करने से मना कर देते हैं और शांति रोज उससे आके 250 रुपए ले जाती है। इस गांव में सिर्फ सुब्बुलक्ष्मी ही होती है जो कि उसकी मदद करती है। वो उसे सब्जियां लाकर देती है और उससे कहती है कि शोभाना को लास्ट एक बूढ़े आदमी ने देखा था, उसीलिए उससे पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ पर है। उसके बाद वीरू और बालू उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने शोभाना को कैसे देखा और किधर देखा, लेकिन वो आदमी उन्हें कोई भी प्रॉपर क्लू नहीं देता। तब गांव के लीडर के पास एक आदमी आके बोलता है कि कुछ हुआ है और सब लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हें वहां पर बहुत सारे जानवर मरे हुए मिलते हैं और सिर्फ उनकी हड्डियां ही बची होती हैं। ये देखकर लीडर समझ जाता है कि दरअसल ये दूसरा साइन है। पहला साइन मिटियोर और दूसरा साइन जानवरों का मरना, और अब तीसरा साइन बाकी है, यानी कि उस राक्षस को एक बलि चढ़ानी होगी। इधर वीरू बहुत ही विपदा में फंस चुका था, इसीलिए वो गांव छोड़कर बाहर जाना चाहता है, लेकिन उसके सारे डॉक्यूमेंट्स गांव वाले जब्त कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसे लगने लगता है कि इस गांव में वो पूरा अकेला है। तब शुब्बू बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और वो उसे अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करती है, लेकिन वीरू उसका प्रपोजल समझ नहीं पाता। अब बालू इस बात को नोटिस कर लेता है और अपने दोस्त को कहता है कि दरअसल शुब्बू तुझसे प्यार करती है, और वीरू उससे कहता है कि वो मुझे भी थोड़ी पसंद है। सुकन्या गई तो क्या हुआ, सुब्बू भी मुझे पसंद है और बहुत जल्द मैं उससे अपने प्यार का इजहार करूंगा। अब रात को वीरू सुब्बुलक्ष्मी के बारे में ही सोच रहा होता है, लेकिन तभी अचानक थर्ड साइन आता है। फोर्ट के पास जमीन से एक पत्थर उगने लगता है और गांव के कुछ लोगों को पता चलता है तो वो लोग वहां पहुंचते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ही वो ट्रेडिशन पता होता है। अब गांव का एक बड़ा आदमी सबको समझाता है कि 1000 साल पहले गांव वालों ने राक्षस से मदद मांगी थी और राक्षस ने बोला था कि वो उनकी हेल्प करेगा, लेकिन जब भी वो बलि मांगे तो गांव में से किसी एक की बलि उसे देनी पड़ेगी। तब से ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है और वो राक्षस उनसे बलि लेता रहता है। एक राजा ने इसे खिलाफ जाने की कोशिश भी करी थी, लेकिन वो और उसके साथी जो कि फोर्ट के अंदर गए थे वो सारे मारे गए थे, और तब से ही लोग डरते हैं और इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। वो आदमी ये भी कहता है कि अब तीसरा साइन भी आ गया है, यानी कि गांव में से किसी एक को फोर्ट के अंदर भेजना पड़ेगा ताकि राक्षस उसको मार के उसे खा सके, और अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो गांव पे बहुत बड़ी विपदा आ जाएगी। अब इस बात पे काफी ज्यादा लोग बिलीव नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचने लगते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। वीरू को भी ये सारी बातें पता चल जाती हैं और वो सोचने लगता है कि आज के जमाने में भी लोग इस पे विश्वास कैसे करते हैं। लेकिन गांव का लीडर बोलता है कि चाहे कोई माने या ना माने, ये एक रिचुअल है और उन्हें ये करना ही पड़ेगा, वरना राक्षस अगर नाराज हो गया तो गांव पे बहुत बड़ी विपदा आएगी
लीडर सुब्बू लक्ष्मी के फादर पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है और वो बोलता है कि आप डिसाइड करो कि क्या करना चाहिए। उसका फादर कहता है कि कोई भी यहाँ पे खुद से आगे नहीं आएगा, इसीलिए हर घर के एक बंदे की चिट निकाली जाएगी और जिसका नाम भी वो लोग चिट में निकालेंगे वो बंदा वहां फोर्ट के अंदर जाएगा। उसके बाद वो सभी नाम लिख देते हैं और सब डर रहे होते हैं कि कहीं हमारा नाम ना आ जाए। फिर एक बूढ़ा आदमी चिट निकालता है और नाम देखकर वो शॉक हो जाता है। इधर बालू वीरू के पास आता है और उससे कहता है कि तुझे पता है कि वहां पे किसका नाम आया है। वो बूढ़ा आदमी जिससे उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन ली थी उसी का नाम वहां पर आया है, इसीलिए किसी भी हाल में उन्हें उसको बचाना पड़ेगा। अब वो उस बूढ़े को लेके भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और बंद कर देते हैं और उस आदमी की पूजा करा के उसे बलि करने के लिए रेडी करते हैं। ये आदमी थोड़ा दिमाग से पैदल होता है, इसीलिए वो सोच रहा होता है कि उसकी शादी के लिए वो लोग रिचुअल कर रहे हैं और वो खुशी खुशी फोर्ट के अंदर जा रहा होता है। जब वो लोग उस बूढ़े को देखते हैं तो वो बार बार बैठ जाता है और एक टाइम पे वो इतना खुश होता है कि वो मर ही जाता है। अब गांव वाले ये सब देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो वहीं पर मर गया था। फिर दरअसल वीरू और उसका दोस्त उस बूढ़े को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे, इसीलिए सब उन दोनों को ही डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों की वजह से ही वो बूढ़ा आदमी मारा गया। अब गांव वाले सोचने लगते हैं कि बूढ़ा आदमी मर चुका है और इसीलिए अब किसी और को सेलेक्ट करना पड़ेगा अंदर भेजने के लिए। अब सब लोग डर जाते हैं क्योंकि चिट से किसी और का नाम निकलना था और इस बार जिसका नाम आता है वो दरअसल बालू का होता है। अब बालू अपना नाम सुनते ही बहुत डर जाता है और कहता है कि मैं अंदर नहीं जा सकता। वीरू उससे कहता है कि आखिर इस जमाने में लोग ये सब क्यों मानते हैं जबकि भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। ये कहते कहते वहां पे एक दिया जो जल रहा होता है वो उसे बुझा देता है और दरअसल गांव का रूल ये होता है कि अंदर जाने वाला जो भी व्यक्ति होगा वही सबसे पहले दिया बुझाएगा। और जैसे ही वीरू दिया बुझाता है वहां पर तेज आंधी आने लगती है और फोर्ट के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अब लोग ये सुन के हैरान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि अंदर सच में राक्षस है और गांव वाले वीरू से कहते हैं कि तुमने दिया बुझाया है, इसका मतलब ये है कि अब बालू की जगह तुम्हें ही अंदर जाना पड़ेगा। अब वीरू ये सुन के डर जाता है और बोलता है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन लोग उसे जबरदस्ती करते हैं और कहते हैं कि तुझे जाना ही पड़ेगा। अब ये बात जब सुब्बू लक्ष्मी को पता चलती है कि वीरू को वो लोग अंदर भेजने वाले हैं तो तुरंत भाग कर आती है उन्हें रोकने के लिए, लेकिन तब तक वो वीरू की बॉडी पे जानवरों का खून लगा देते हैं ताकि राक्षस उसको जल्दी से पहचान सके और उसकी बलि ले ले। उसके बाद वीरू कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन लोग उसकी नहीं सुनते और उसे खींच के ले जाने लगते हैं। अब सुब्बू वहां पर आकर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फादर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम उसे काफी ज्यादा पसंद करती हो, लेकिन अब उस लड़के को भूल जाओ क्योंकि उसकी बलि चढ़ना अब तय है। ये कहकर वो अपनी बेटी को वहां से ले जाता है। उसके बाद वो लोग वीरू को टोम के अंदर ढकेल देते हैं और गेट को लॉक कर देते हैं और अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है जिससे कि वीरू बहुत ज्यादा डर जाता है। जब वो अंदर जाता है तो उधर बहुत सारे ट्रैप्स लगे होते हैं और कुछ वेपन्स आकर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो बच बच के किसी तरह आगे पहुंचता है। उसको लगता है कि उसके आसपास कोई ना कोई घूम रहा है और वो डर के ये सोचता है कि क्या सच में यहाँ पर राक्षस रहता है। अचानक उसे अपने जैसा ही एक और आदमी नजर आता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर भूत भूत चिल्लाते हैं और फिर उन दोनों को समझ में आता है कि दरअसल वो दोनों इंसान ही हैं। वीरू उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मेरा नाम वासु है और मैं बाहर का हूँ और रिसर्च करने के लिए मैं यहाँ पर आया था और यहीं फंस गया। अब बात करते वक्त वीरू उसकी शर्ट नोटिस करता है और वही वो सेम शर्ट उसने पहनी थी जो कि शोबाना के मिसिंग के टाइम उसे मिली थी। वीरू ये सुन के गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तू शोबाना है और तू यहाँ पे गायब हो गया है और तेरी वाइफ रोज मुझसे 250 रुपए लेती है। शोबाना बोलता है कि मुझे यहाँ मेरी वाइफ नहीं भेजा था और एक साधु के पास इस जगह के सारे सीक्रेट्स मौजूद हैं। मेरी वाइफ ने उस साधु से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ली थी और उसे पता चला था कि फोर्ट के अंदर एक सीक्रेट एंट्रेंस है और उस रास्ते से अगर कोई अंदर जाता है तो उसे ढेर सारा खजाना मिल जाता है, इसीलिए उसकी वाइफ ने उसे यहाँ अंदर भेजा था ताकि वो खजाना ढूंढ सके और जितने भी कर्जे हैं वो चुका सके। ये सुनकर वीरू को याद आता है कि जिस दिन उसने शराब पी थी तब उसे वहां पर एक लेडी नजर आई थी और वो दरअसल उसकी वाइफ शांति ही होगी जो कि अपने पति शोबाना को यहाँ पर छोड़ने आई होगी। तभी अचानक उनके सामने एक फिगर आता है जिसके चारों तरफ आग लग रही होती है और वो जो फिगर होता है वो बहुत ही लंबा होता है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं और कहते हैं कि यही राक्षस है। अब वो राक्षस पत्थर उठा के उनके ऊपर फेंकता है और वो दोनों मुश्किल से बच के निकलते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो लोग पकड़े गए तो वो उन्हें मार डालेगा। तभी उन्हें वहां पर एक छोटी सी जगह दिखती है जिसके अंदर वो छुप जाते हैं। इधर सुब्बू लक्ष्मी अपने पिता से कहती है कि मुझे वहां पर जाने दो, लेकिन उसका पिता उसे तुरंत मना कर देता है। इधर सुबाना वीरू को डांटता है और कहता है कि मैं 10 दिन से यहाँ पर हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन तेरे आते ही यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। अब उसके बाद वो लोग दीवार पे कुछ लिखा हुआ देखते हैं
और वो दोनों मिलकर उसे पढ़ते हैं और यहाँ पर उन्हें एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट पता चलता है। दरअसल राजा के टाइम पे एक राजा ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की थी और लोगों ने इस टोम में आने का सेकंड एंट्रेंस भी ढूंढ लिया था और उसी में उन्हें राक्षस को मारने का तरीका भी मिला था। दरअसल एक ऐसा पाउडर होता है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा कमजोर कर देता है और पहले वो पाउडर उसके ऊपर लगाना होता है और फिर उसके पीठ में 2 चाकू घुसाने होते हैं, जिसकी वजह से वो राक्षस मर सकता है। अब राजा और उसके लोगों ने यही प्लान किया था रात में एग्जीक्यूट करने का और वो सेकंड एंट्रेंस से अंदर आ जाते हैं और अपने एरो पे वो पाउडर लगा के उस पर अटैक करते हैं, जिससे कि वो राक्षस वीक हो जाता है और राजा एक चाकू उसके अंदर घुसा देता है। लेकिन दूसरा चाकू घुसाने से पहले वो इंसान से राक्षस के रूप में बदल जाता है और वो तुरंत राजा को मार डालता है। इसीलिए सिर्फ एक ही चाकू उसे लगता है और दूसरा मिस हो जाता है। अब राजा के साथ जो भी लोग वहां पर गए थे उनमें से एक जिंदा था जिसने ये सब वहां पर लिख दिया था और दूसरा चाकू किस रूम में गिरा है ये भी उसने लिखा हुआ था। लेकिन उस रूम तक पहुंचने के लिए 2 और लोग चाहिए, क्योंकि उसका मैप उसके लॉकेट में है और उसका मैप उसके लॉकेट में होता है। उसके बाद वो दोनों उस लॉकेट को सर्च करते हैं और वो लॉकेट उन्हें मिल जाता है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाते। इधर सुब्बू घर से निकलने का प्लान करती है ताकि वो वीरू को बचाने के लिए जा सके। उसका भाई उसकी हेल्प करता है और वो फोर्ट के पास पहुंच जाते हैं। इधर वीरू और सुबाना लॉकेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लॉकेट खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबाना कहता है कि मैं पिछले 10 दिन से यहाँ पर मौजूद हूँ और मुझे यहाँ पर मेरी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड दिखती है और तुझे भी वो जरूर दिखाई देगी। वीरू उससे कहता है कि मुझे कोई भी नहीं चाहिए, बल्कि मैं सिर्फ सुब्बू-लक्ष्मी से ही प्यार करता हूँ। तभी सुब्बू-लक्ष्मी सच में वहां पर आ जाती है और वीरू उसे देखकर काफी खुश हो जाता है और उसे हक करता है। वो बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और सुब्बू इसे उनके खुश हो जाती है और शादी के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन दरअसल ये जो सुब्बू होती है ये असली सुब्बू नहीं होती। जो असली सुब्बू होती है वो बालू के साथ बाहर खड़ी होती है और वीरू कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये जो सुब्बू है ये है कौन। तभी वो सुब्बू जैसी जो लेडी होती है वो भूत बन जाती है और वो तुरंत वीरू का हाथ पकड़ लेती है। अभी देखकर वीरू डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी सुबाना उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है जिससे कि वो भूत वहां से चला जाता है। जो बाहर लोग मौजूद थे वो भी अंदर आ जाते हैं और बालू वीरू से पूछता है कि क्या ये राक्षस था। तो वीरू बोलता है कि ये राक्षस नहीं बल्कि ये कोई भूत था जो कि मर्दों को देख के उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रोप की वजह से वो कंट्रोल में आ गया है। वीरू बोलता है क्यों ना वो सुब्बू को अपने दिल की बात अब सच में बता दे, लेकिन बालू उसे रोक देता है और कहता है कि पहले उन्हें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। सुब्बू उनसे कहती है कि मेरे पापा ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी उससे मुझे पता था कि राक्षस को 2 चाकू मारना है। ये सुन के वीरू उनसे कहता है कि उसके लिए पहले उन्हें लॉकेट खोलना पड़ेगा, लेकिन ये जो लॉकेट है वो खुल ही नहीं रहा है। तभी सुब्बू बोलती है कि इसको स्पेशल तरीके से खोलना होगा। एक गाने की लाइन के हिसाब से वो ट्राई करते हैं और फाइनली वो जो लॉकेट होता है वो खुल जाता है। अब उसके अंदर एक मैप होता है जो कि दिखाता है कि दूसरा चाकू किस रूम में है और वो मैप को फॉलो करके वहां पर पहुंचते हैं जहां पर एक बहुत ही बड़ा दरवाजा होता है। अब वो चारों मिलके उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक वो भूत वापस आ जाता है जिसकी वजह से सुबाना और बालू फंस जाते हैं और वो उससे बचने की कोशिश करते हैं। इधर वीरू सुब्बू के सामने अपनी तारीफ करने लगता है और गलती से वो एक ट्रैप पर पैर रख देता है जिसकी वजह से वो दोनों ट्रैप में फंस जाते हैं। अब सुब्बू इससे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ट्रैप में फंसने का रीजन भी तुम ही हो। लेकिन वीरू को दरअसल वहां से निकलने की चाबी मिल गई थी। वो दरअसल एक लीवर जैसा होता है और वो बोलता है कि इसको खींचना पड़ेगा। वो हिलते हिलते उस जगह जाकर उसे खींचते हैं और उसी टाइम दूसरी साइड वाले लोग भी वो लीवर खींचने लगते हैं जिसकी वजह से वो जो दरवाजा होता है वो ओपन हो जाता है। अब सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि वो दरवाजा खुल चुका था और जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वीरू उनसे कहता है कि सुबह होने से पहले राक्षस को मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर सुबह हो गई तो हम सब मारे जाएंगे। इसलिए हम लोगों को जल्दी से नाइफ ढूंढनी चाहिए। उन्हें वहां पर एरोज मिलते हैं जिन पे पाउडर लगा हुआ था और वीरू कहता है कि ये वही एरोज हैं जो कि उसे वीक करेंगे, इसीलिए इसको कलेक्ट कर लो। अब सब लोग उस पाउडर को तुरंत कलेक्ट कर लेते हैं और उनके हाथ से जो टाइम होता है वो निकल रहा होता है, लेकिन उन्हें चाकू वहां पर नहीं मिलता। तभी वीरू बहुत ही अच्छी तरीके से ढूंढता है और उसे वो चाकू मिल जाता है और कंफर्म करता है कि यही वो नाइफ है, क्योंकि उसके पास उसके फादर का नोट होता है जिसमें वो सेम ड्राइंग होती है। अब वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि आखिर उस पर अटैक कौन करेगा। तो वीरू कहता है कि आइडिया मेरा है तो अटैक मैं नहीं करने वाला, तुम लोगों में से ही किसी को उस पर अटैक करना पड़ेगा। लेकिन सब डर के मारे उसे मना करते हैं। बालू बोलता है कि मैं उस पर पाउडर छिड़क दूंगा जिससे कि वो कमजोर हो जाएगा। तभी अचानक वो राक्षस वहां पर आ जाता है जिसे डर के मारे सभी अलग अलग होकर छुप जाते हैं। अब राक्षस उन्हें ढूंढ लेता है और वो उन पे अटैक कर देता है
और वीरू प्लान बनाता है कि वो उसे डिस्ट्रैक्ट करेगा और तब वो लोग उसे पाउडर मारेंगे और जब वो वीक होगा तो नाइफ से वो उस पे अटैक कर देगा। अब सब लोग उसके प्लान पे एग्री कर जाते हैं, लेकिन जब वो उस पे पाउडर यूज करने के लिए जाते हैं तो वो उस पर अटक जाता है। वीरू इधर मार खा रहा होता है और कहता है कि जल्दी से कुछ करो। तो दो लोग पाउडर निकालने की कोशिश करते हैं और सुब्बू हीरो को बचाने के लिए आगे आती है। अब राक्षस जब उसको अटैक करने के लिए जाता है तो वीरू उसको तुरंत बचा लेता है। अब वो पाउडर जब निकलने जा रहा होता है तब वो पाउडर शुभाना के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो पाउडर अब यूज नहीं कर सकते थे। इधर राक्षस सुब्बू की तरफ बढ़ रहा होता है और सुब्बू जब नीचे गिर जाती है तो उसके पैर में एक टॉय जैसा कुछ अटक जाता है। इससे राक्षस रुक जाता है और उस टॉय को वो देखने लगता है और सब लोग सोचते हैं कि आखिर वो उसको क्यों देख रहा है। अब वीरू सोचता है कि यही उनका चांस है और वो सब बोलते हैं कि उस पर अटैक करना चाहिए। वीरू वो नाइफ लेके दौड़ता है लेकिन अचानक से नाइफ गिरा देता है, जिसकी वजह से सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वीरू उस राक्षस के पास जाता है और उसके पीठ में जो एक नाइफ घुसा होता है वो उसे भी बाहर निकाल देता है। अब सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उस पर अटैक करने के बजाय वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। उसके बाद वीरू उसे एक छोटा टॉय दिखाता है जिसकी वजह से वो राक्षस नॉर्मल होने लगता है और तभी यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल पहले बहुत लोगों का बलि दिया गया था और एक बार एक छोटा बच्चा भी यहाँ पर भेजा गया था, लेकिन राक्षस उस बच्चे को मार नहीं पाया था और उसे देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। इसीलिए उसने अपना राक्षस रूप छोड़ दिया था और वो इंसान बन गया था, क्योंकि उससे वो जो बच्चा था वो काफी ज्यादा डरने लगा था। उसने बच्चे को अपने पास रखा था और वो उसे पालने लगा था और वो उसे हमेशा फ्रूट्स ला कर देता था और वो जो बच्चा था वो उसे अपने पिता की तरह मानने लगा था। इससे राक्षस खुश हो गया था और उसने डिसाइड किया था कि अब से वो किसी को भी नहीं मारेगा। तभी राजा खुफिया रास्ते से आया था और उस पर अटैक करने की कोशिश करी थी, क्योंकि राजा को दरअसल उस बच्चे के बारे में पता नहीं था। जब उन लोगों ने वहां पे अटैक किया था तो एक एरो गलती से उस बच्चे को भी लग गई थी, जिसकी वजह से वो छोटा बच्चा वहीं पे मारा गया था। अब इससे राक्षस बहुत ही गुस्सा हो गया था, जिसकी वजह से वो अपने असली रूप में आ गया और उसने सबको मार डाला और तब से ही वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल बन गया था। लेकिन अब जब उसने उस बच्चे का टॉय देखा था तो उसके अंदर ह्यूमैनिटी वापस आ गई थी, जिसकी वजह से वो जो राक्षस रूप था वो गायब हो गया था। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर वीरू सबको बताता है कि दरअसल उसने पता लगा लिया था कि राक्षस के अंदर इंसानियत मौजूद है, इसीलिए वो टॉय देखकर रुक गया था और उसने उसकी पीठ से वो नाइफ निकाली, क्योंकि उसकी वजह से वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पा रहा था। अब ये सुन के सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और उसके बाद वो सभी गांव लौट जाते हैं। अब गांव वाले उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो लोग बच कैसे गए। तो वीरू उनसे कहता है कि दरअसल अब उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। शांति अपने हस्बैंड सुबाना को देखती है तो उससे पूछती है कि खजाना मिला या नहीं। तो वीरू उससे कहता है कि वहां तीसरा गेट है और अंदर जाओगे तो बहुत सारा खजाना मिलेगा। ये सुन के शांति खुश हो जाती है और वहां चली जाती है। अब एंड क्रेडिट सीन में ये दिखाया जाता है कि वीरू फाइनली शुब्बू को प्रपोज करता है, जिससे शुब्बू बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। इधर सुबाना कहता है कि राक्षस के अलावा वहां किसी और की आवाज भी उसने सुनी थी और ये सुनकर वीरू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमें फोर्ट दिखाया जाता है, जहां एक बहुत ही अजीब सी आवाज आ रही होती है, मानो कि उस राक्षस के अलावा भी वहां पे कोई डीमन रहता हो। अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।